गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने देख लिया था हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हाफ लाइफ यानी इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल टू डीके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी। वो हमने डिराइव कर लिया था और मैंने ये भी बता दिया था कि उसके ऊपर कई सारे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द मीन लाइफ। ये मीन नहीं है, एवरेज लाइफ, सेम ही हो गया। मीन या एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज। तो जब हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके देखा था तो उसमें हमने देखा था कि द नंबर ऑफ एटम्स डीकेइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट इनटू टाइम, यानी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरेशन। जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन रहेगा उतने ज़्यादा पार्टिकल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, देखो ज़रा, वहाँ पे उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है n0 माइनस n0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी dt। अब ये n और ये n0 में रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया था। n इज़ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स एट एनी टाइम t। n0 इज़ बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, और ये है टाइम t। तो ये रिलेशन हमने देख लिया था विच इज़ dn। सो आई कैन से dt इज़ द लाइफ ऑफ, यानी इतने समय में इतने नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूरे के पूरे अगर एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उसके लिए कितना समय लगेगा। अगर पूरे के पूरे एटम्स को डीके होना है पूरा, जैसे कि मान लो आपके पास यूरेनियम है तो 1 किलो यूरेनियम है, तो 1 किलो यूरेनियम को पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट होना है तो उसके लिए कितना समय लगेगा। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। इंटीग्रेशन होने के बाद हमें टोटल टाइम मिलेगा, टोटल टाइम टेकन बाय दैट रेडियो एक्टिव स्पीसीज टू डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली, यानी वो टोटली दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि उसका रेडियो एक्टिव डीके हो गया। डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n0, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या देगा हमें मिलेगा एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज। यही यहाँ पे उन्होंने किया है। सो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स gives average life of radioactive species। तो आप देख सकते हो द सिंबल गिवन ऑन पेज नंबर 337 इज तो समझ लो ये इंटीग्रेशन कैसे आया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। हियर n इज द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे n0, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन था वो था t, वो टाइम ड्यूरेशन था t। लैम्डा n0 ई रेस टू माइनस लैम्डा t, ये जो है वो है dn। सो t dn बेसिकली ऐसा लिखना था, t इंटू dn डिवाइडेड बाय n0 यानी टोटल नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स। सो dn की जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। सो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ टोटल टाइम। अब देखो हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो 1 साल लेगा, 1 महीना लेगा, या एक पूरा क्या बोल सकते हैं वो 1 मिनट लेगा। तो हमने क्या किया, 0 टू इन्फिनिटी ये टाइम ड्यूरेशन कंसिडर कर लिया, डिवाइडेड बाय n0। नाउ अगर हम देखेंगे तो n0 जो है, n0 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे, उसे ज़रा देख लेते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग इट इज़ लैम्डा t ई रेस टू माइनस लैम्डा t dt 0 टू इन्फिनिटी। बस इतना ही पार्ट यहाँ पे बच रहा है। अब आगे का जो ये इंटीग्रेशन है, इट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है इसे आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑफ कोर्स सिंबल के बारे में बताना भूल गया, सिंबल ये है टाउ यानी यहाँ पे एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, टाउ इज़ एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। सो इसका जो इंटीग्रेशन है ना, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, उन्होंने दिया है पेज नंबर
337 इक्वेशन है 15.29. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी नॉट लैम्डा, इट इज़ ओनली 1/λ. ये है इसका एवरेज लाइफ. सो एवरेज लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव स्पीसीज इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. एवरेज लाइफ of any radioactive species is nothing but its disintegration constant. तो यार अभी यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली लाइफ कितना रहेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू रिलेट दिस विथ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो वो भी यहाँ पे उन्होंने दिया है. हमें ये पता है कि हाफ लाइफ कैन बी रिटन एज, जो लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था, इट इज़ 0. या फिर ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा. इसका इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ. इट इज़ 15.28. सो टी हाफ इज ln2 बाय लैम्डा. नो 1/λ इज मीन लाइफ. सो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 इंटू टाउ. सो यहाँ से अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड पता है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज़. कोई भी हो तो हर एक रेडियो एक्टिव स्पीसीज़ का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है. वो अगर आपको पता है तो आप उसका एवरेज लाइफ भी निकाल सकते हो किसी भी रेडियो एक्टिव स्पीसीज़ का. ऑफ कोर्स तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ln2 मेरे ख्याल से नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज 0.693. ये ऐसा भी एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा उसी पेज नंबर पे. तो यहाँ पे ये एवरेज लाइफ वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है. एक बहुत ज़रूरी बात कि इसका इंटीग्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जो आपको थियरी पेपर में भी अगर ऐसा कोई डेरिवेशन आता है तो उसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं. आप डायरेक्टली दिस इज़ इक्वल टू 1/λ लिख के मैटर को वाइंड अप कर सकते हो. कोई ज़रूरत नहीं कि कैसे आया इसके दिखाने के लिए. एनीवे ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं. एंड दैट्स इट. ये इतना ही पार्ट है फॉर एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज़. तो हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली शुरू से बता दें. हमने यहाँ पे ना पहले तो एवरेज लाइफ ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कौन से n, उसका एवरेज, उसका जो लाइफ है, नॉट एवरेज, ये n जो है ये हमने एज्यूम किया था कि दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग आफ्टर टाइम t. तो ये n की जगह बेसिकली हमने यूज़ किया था nt. सो नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग आफ्टर टाइम t. तो हमने क्या किया, हमें चाहिए टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. तो उसके लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता नहीं है टाइम कहाँ से कहाँ है. उसको 1 मिनट लगेगा, 1 साल लगेगा, 1 महीना लगेगा, ये हमें पता नहीं. तो 0 टू इन्फिनिटी हमने इसको इंटीग्रेट किया है. और जो सिंपली इसका जो आंसर आया वो है 1/λ. बट इससे क्लियर नहीं हो पाता कि यार ये क्या रिलेशन है. ये है एवरेज लाइफ और ये है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो इट इज़ बेटर टू हैव अ टाइम रिलेटेड पैरामीटर इन दिस, सो दैट हमें पता चले कि एवरेज लाइफ कितना है. सो एवरेज लाइफ है, उसके लिए हमने क्या किया, ये हाफ लाइफ वाला जो इक्वेशन है उसे हमने यूज़ किया है. सो इट इज़ log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. दैट्स इट. बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा. सो एवरेज लाइफ है टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स. बस इसे याद रख लेना. एवरेज लाइफ है टोटल टाइम टेकन बाय दैट रेडियो एक्टिव स्पीसीज टू डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स. तो ये टोटल टाइम पीरियड है और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स है. इससे हमें मिलेगा एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ. तो ये एक टॉपिक था. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सॉल्ड एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ पे, उसे पढ़ लो पक्का. सॉल्ड एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है न्यूक्लियर एनर्जी. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते. देयर इज़ ओनली डिस्कशन, नथिंग एल्स इन दिस. और उसके बाद ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा. मैं ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा. ज़्यादा डिटेल में तो करूँगा, बट जो एक्सेस है वो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, सो दैट इन मिनिमम टाइम ड्यूरेशन आई कैन कंप्लीट दिस टॉपिक. तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट. हमारे भारत में भी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कई, यानी लगभग उन्होंने नंबर भी दिया है. जस्ट पढ़ लेना और मुझे बताना कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है. सो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था जब हमने बाइंडिंग एनर्जी ये टॉपिक देखा था. सो द न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस? सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. वन इज़ फिजन और दूसरी है फ्यूजन. तो फ्यूजन में क्या होता है, पहले उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं. तो
होता ये है, हमने देखा था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड रेडियो एक्टिविटी। द रीज़न बिहाइंड रेडियो एक्टिविटी इज़ कि जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हायर एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, तो इनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम होती जा रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनमें कम है, उसके कारण ये जो न्यूक्लिया है ये अनस्टेबल है। सो होता ये है कि व्हाट वी डू बेसिकली टू ऑब्टेन दिस एनर्जी इज़, जो नेचुरल प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है, और जो हम आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी करते हैं वो थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे करना ये है बेसिकली कि एक यूरेनियम है तो उसके दो पार्ट्स करो, ठीक है। एक यूरेनियम है, अब मैं एग्जैक्ट इक्वेशन बाद में लिखूंगा। यूरेनियम के मैं अगर दो पार्ट्स करता हूँ, यूरेनियम न्यूक्लियस के दो पार्ट्स करता हूँ x + y, तो ये है फ्यूजन रिएक्शन, यानी यूरेनियम के न्यूक्लियस को दो अलग अलग न्यूक्लिया में डिवाइड किया जाता है। इसमें होगा ये कि ये दोनों का मिला के जो मास है, दैट टोटल मास ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज़ लेस देन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया, जैसे पहले भी हमने देख लिया था। और उसकी वजह से अब जो मास डिफेक्ट है या जो मास डिफरेंस है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम लेता हूँ और 1 ग्राम ऑफ कोयला पता होगा आपको, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो मिलियंस में है, रेशो जो है इसका वो मिलियंस में है, यानी इट विल गिव एनर्जी मिलियन टाइम्स ग्रेटर दैन व्हाट वी गेट फ्रॉम द कोल। सो ये यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है न्यूक्लियर पावर का, ये सबसे ज़्यादा हैज़ार्डस प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज महंगी भी ये प्रोसेस है। तो ये जो है ना, है बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें, बट हैज़ार्डस सबसे ज़्यादा है। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए इसे बहुत प्रिकॉशन में बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें जो ज़्यादातर यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई है। तो हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन का मतलब ये होता है कि एक हायर एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियर के दो पार्ट्स करो इस तरह से। ये अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि ये दोनों का मिला के जो मास है, दैट मास इज़ लेस दैन द पेरेंट न्यूक्लिया। तो जो मास डिफरेंस है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, and that is a very huge amount of energy which we are getting, and using that energy we can generate electricity. Using that energy we can generate electricity. अब एक 5 मिनट में ना, जो भी है थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना यानी क्या है, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, बस रुको अभी। सबसे पहले देखते हैं कि ये एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। कुछ प्रिंसिपल हमने पहले ही देख लिया, अब थोड़ा बाकी है। होता ये है, ये होता है एक बॉयलर जिसमें बहुत सारा पानी रहता है और ये पानी को उबाला जाता है बाय गिविंग सम एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी है, अब जैसे हम मैक्सिमम जगह पे कोयला फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं टू बॉयल दिस वाटर, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे ये फिजन रिएक्शन जो है उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आइदर यू कैन यूज़ कोयला यानी फॉसिल फ्यूल या फिर न्यूक्लियर फ्यूल टू हीट अप दिस वाटर। तो ये वाटर बॉईल होता है, बॉईल होने के बाद बहुत हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पे जनरेट होती है, और ये स्टीम कैरी की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ पाइप, और ये एक नोज़ल है। तो यहाँ से ये स्टीम बहुत हाई स्पीड से बाहर आती है, एंड देयर इज़ अ टरबाइन, टरबाइन यानी एक रोटर है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्टीम ये टरबाइन जो है वो घूमता है, और ये टरबाइन को कनेक्टेड है आपकी एक बहुत बड़ी कॉइल, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ी थी। तो ये कॉइल जो है इट रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो क्या होगा, येस देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वही ईएमएफ आपके घर तक आता है। पर जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होता है, एक लहरा का जो पावर प्लांट है विच वर्क्स ऑन कोल, फॉसिल फ्यूल पे वो काम करता है। तो एक लहरा में जो पावर प्लांट है वहाँ पे जो इसी सेम कंसेप्ट है, सब जगह पे सेम कंसेप्ट है, क्या पानी को उबालो, स्टीम जनरेट करो और स्टीम की मदद से ये घुमाओ। ये तो बहुत आसान हो गया, बट देर आर वेरी कॉम्प्लिकेशंस इन ईच पावर प्लांट।
तो ये बहुत बड़ा पावर प्लांट है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए वो थोड़ी बहुत नहीं, बल्ब जलाने की नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे करोड़ों इक्विपमेंट्स चलाने हैं। सो वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक लहरा में जो पावर प्लांट है दैट वर्क्स ऑन कोल, तो वहाँ पे कोयला जलाया जाता है सो दैट यू कैन बॉयल दिस वाटर। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी की जाती है सो दैट the energy released in those reactions, basically it is heat energy only, so the heat energy released in those reactions is used to boil the water। तो बस यही एक कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हालांकि जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगा वो लाखों में रहेगा, और उसको फिर हम यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट जो घर में आ रहा है आपके, उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिसिटी का, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं मुझे डिस्कस करना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, बट कुछ एग्जैक्ट डिस्कशन उन्होंने यहाँ पे किया है। वो डिस्कशन ये है कि फिजन के लिए हमें चाहिए U236 ये एलिमेंट हमें चाहिए। बट ये एलिमेंट जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, इस एलिमेंट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट होके वो एक मोर स्टेबल क्वांटिटी में या फिर मोर स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी ये बहुत थोड़ा बचा है। तो जो अवेलेबल है हमारे पास वो है U235। तो अभी क्या करें, अब इससे हम कैसे बना सकते हैं एनर्जी? तो करते ये हैं बेसिकली, यहाँ पे इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं। ये यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड करते हैं, और जब ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो होता ये है दैट न्यूट्रॉन इज़ एब्सॉर्ब बाय यूरेनियम न्यूक्लियस। अगर यूरेनियम न्यूक्लियस उस न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा तो इसका मास नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। सो व्हाट वी गेट हियर इज़ यूरेनियम 236, जो हमें पहले से ही चाहिए था, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियर, और अनस्टेबल है तो हमारे लिए अच्छा है, फिजन जल्दी से हो जाएगा, वो तुरंत 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये U36 मिल गया, तो इसको हम अभी कुछ नहीं करना, ये अपने अब आगे का काम यही करेगा। ये एक बार बन गया सो इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लिया। और ऐसे कुछ रिएक्शंस आपके बुक में दी हैं, वो दी है पेज नंबर 339 पे। तो हमारा काम ये है कि कैसे भी करके यूरेनियम 236 ले लो, ठीक है, जो कि बहुत कम अवेलेबल है। तो यूरेनियम 235 जो ज़्यादा अवेलेबल है, हालांकि ओवरऑल बहुत ही कम है, बट जितना भी अवेलेबल है उसको हम 236 में कन्वर्ट करेंगे बाय बम्बार्डिंग अ न्यूट्रॉन ऑन द यूरेनियम। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते तो यू विल गेट अ मोस्ट अनस्टेबल यूरेनियम आइसोटोप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार ये आपको मिल गया, so there are various ways in which this uranium will undergo fission reaction। fission reaction का मतलब फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक न्यूक्लिया जो है वो टूट जाता है और 2 न्यूक्लिया बन जाते हैं, इसे कहते हैं फिजन रिएक्शन, और ये अपने आप हो जाती है। इसको करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने ये अनस्टेबल यूरेनियम बना दिया बाय बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन ऑन द यूरेनियम न्यूक्लियस, तो ये कुछ रिएक्शंस जो है पॉसिबल, ये रिएक्शंस यहाँ पे कैरी हो जाती हैं। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे U36, U236, U236 ये तीनों सेम एलिमेंट है, बट इनमें से जो पॉसिबल रिएक्शन है वो 3 यहाँ पे रिएक्शन दी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें कुछ न्यूट्रॉन्स भी वापस से मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। एक और रिएक्शन है जहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं, बट वो रिएक्शंस आपके बुक में नहीं लिखी है। एनीवे, तो ये इस तरह से ये रिएक्शन बनती है। अब इससे क्या होगा, इससे होता ये है कि ये और ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। इन 3 प्रोडक्ट्स का मिला के जो मास है दैट मास इज लेस देन यूरेनियम 236। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फिर से मास डिफेक्ट आ गया। तो ये जो मास डिफेक्ट है, यानी ये जो मास बीच में गायब हो गया है, वो कहाँ गया? तो वो मास जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी की वजह से इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। उस हीट एनर्जी की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। और ये जो हीट एनर्जी है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? वो हम यूज़ करेंगे पानी गर्म करने के लिए। ये पानी गर्म होगा तो यहाँ पे स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी तो अपना टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी, बिकॉज दिस टरबाइन इज़ कनेक्टेड टू अ मैग्नेटिक कॉइल, सॉरी ओनली कॉइल। और ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बनेगी।
तो ये एक बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट है, बाकी कुछ खास यहाँ पे है नहीं, बट एक बहुत बड़ी प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे लेनी है, वो यहाँ पे कुछ उन्होंने खास बताया नहीं है। द टॉपिक डिस्कस इज यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर, पेज नंबर अगेन 339। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर? इसमें क्या होता है? वही तो है जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर यानी ये वाला पार्ट, इधर वाला, यानी यहाँ जो हीट एनर्जी आप बना रहे हो वो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? सी दिस प्रोसेस इज़ अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है कैसे, देखो मैं एक बात बता देता हूँ। मान लो हमारे पास यूरेनियम 236 हमने बना के रख दिया, ठीक है, नहीं एक ही बनाया, एक ही एटम बनाया, ये जो है ये यूरेनियम है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन यहाँ पे आता है और ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को टकराता है, तो एक एटम जो है यूरेनियम का वो 236 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो होने के बाद मान लो ये रिएक्शन होती है I+Y। अब ये एलिमेंट के नाम है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा केमिकल बहुत सारे नाम हैं जो आई एम नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो ये कुछ नाम मुझे पता नहीं। आई होप दिस इज़ क्रिप्टॉन, दिस इज़ बेरियम, आई थिंक इट इज़ आयोडीन, बाकी मुझे पता नहीं है, बट आप ढूंढ लो वो नाम क्या है। हाँ जी, तो मेन पार्ट क्या है? तो मेन पार्ट ये है कि जैसे आपका यूरेनियम 236 बनेगा बाय बम्बार्डिंग दिस न्यूट्रॉन ऑन दिस यूरेनियम 235, तो होगा ये दो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ दो न्यूट्रॉन्स भी बने हैं। ये दो न्यूट्रॉन्स जाके दो यूरेनियम एटम को टकराएंगे, ठीक है। फिर दो यूरेनियम का फिर से हमारा U236 बनेगा, फिर से ये रिएक्शन या फिर कोई भी एक रिएक्शन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2N, यानी ये यूरेनियम यहाँ पे और ये यूरेनियम यहाँ पे, तो यहाँ से फिर से दो न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये दो न्यूट्रॉन्स, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब ये न्यूट्रॉन फिर जाके आगे के यूरेनियम को टकराएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ से फिर से ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, यानी ऐसा करते 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 पूरा यूरेनियम जो है वो फ्यूजन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा एंड विद इन अ सेकंड आपकी बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी, और इसी को कहते हैं एटम बॉम्ब। ये जो एटम बॉम्ब होता है इट इज़ बेसिकली अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चेन रिएक्शन वाला एक डिस्कशन है वहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन से आपके जो मल्टीपल न्यूट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उसकी वजह से ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हर एक न्यूट्रॉन आगे चल के दूसरे यूरेनियम को टकरा रहा है और वहाँ पे फिजनेबल यूरेनियम 236 वो बन रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है और एक पूरा सिटी जो है वो इसमें खाली हो सकता है। तो इसका एक हिरोशिमा और नागासाकी का भी एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है, बट एनीवे वो आप पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज़, तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन। अब करना क्या है फिर? तो ये चेन रिएक्शन होती कैसे है? तो उसमें करते क्या है ये आपके बुक में नहीं दिया, वो मैं बता रहा हूँ। दे यूज़ कैडमियम रॉड्स, व्हाट दे यूज़ इज़ कैडमियम रॉड्स। तो कैडमियम रॉड्स यूज़ करने से क्या होता है? कैडमियम रॉड की एक प्रॉपर्टी है, दे एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बन गए, तो हमारा काम ये है कि एक न्यूट्रॉन से अगर हम एक ही न्यूट्रॉन को फ्री छोड़ दें और बाकी न्यूट्रॉन्स अगर एब्सॉर्ब कर ले, तो हमारी जो ये रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड रिएक्शन रहेगी और हम कंट्रोल करेंगे कि हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, इसमें कैडमियम रॉड्स ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। उससे होता ये है कि एक्सेस में बने न्यूट्रॉन्स जो है वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और ये न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन जो रेशो, न्यूट्रॉन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड फाइनल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो रेशो 1:1 रखा जाता है। क्योंकि अगर ये 1:2 या 1:4 जैसे यहाँ पे हो रहा है तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगी। हमें क्या रेशो चाहिए? 1:1, यानी एक न्यूट्रॉन, एक U236 बनेगा, उससे जो दो न्यूट्रॉन्स बनेंगे उसमें से एक को एब्जॉर्ब करो और एक को आगे बढ़ने दो। तो इससे होता ही है कि आपकी जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड रहेगी और जो हीट एनर्जी आपको डेवलप करनी है वो भी कंट्रोल में ही रहेगी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ हो गया तो वो धमाका वहाँ पे हो जाएगा। रशिया में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बट उसके पीछे बहुत सारी थियरी है, वो पता नहीं, बट देख लेना, उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग बहुत बड़ा डिस्कशन है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अल्टीमेटली क्या है कि एक न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं और
जो यहाँ पे एनर्जी बनेगी, अब एनर्जी क्यों बनेगी, क्योंकि इनका तीनों का मिला के जो टोटल मास है दैट मास इज लेस देन मास ऑफ यूरेनियम पेरेंट एटम, एंड दिस मास डिफेक्ट, ये मास डिफरेंस जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हीट एनर्जी, उससे पानी गर्म होगा और पानी गर्म होने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बस इतना ही है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं अभी, दैट इज फ्यूजन। तो यार चेन रिएक्शन पढ़ लेना, चेन रिएक्शन का मैंने अभी आपको जो डिस्कशन बताया है वो भी पढ़ लेना, कहीं पर भी डाउट है तो अपने डाउट सेशन में आप पूछ सकते हो। यार एक और डाउट इसमें हो सकता है कि वाई वी डोंट यूज 238 यूरेनियम, ये भी तो अवेलेबल है। हाँ ये अवेलेबल है, बट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज अ न्यूक्लियस विच विल ब्रेक इनटू 2 न्यूक्लिया ऑन इट्स ओन, वो खुद होके 2 न्यूक्लिया में टूटना चाहिए। तो ऐसा एक ही है और वो है यूरेनियम 236, और इसको बस बनाना है हमें। हम इसको कैसे बना सकते हैं, वी विल बम्बार्ड अ न्यूट्रॉन ऑन दैट पर्टिकुलर यूरेनियम सब्सटेंस। ये यहाँ पे यूरेनियम है, इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर देंगे। ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट काम ये है कि हमें U236 बनाना ज़्यादा ईजी है। अगर ये फिजनेबल नहीं है, फिजनेबल यानी ये खुद होके 2 न्यूक्लिया में अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका कुछ यूज़ ही नहीं है। ये U236 ये फिजनेबल है, 236 इज इट्स मास नंबर, तो ये फिजनेबल है। ये जैसे ही बनेगा ये तुरंत, ये बहुत ही अनस्टेबल है। देखो क्या है, पहले से ही 235 उसका मास नंबर है, हमें पता है कि 235 मास नंबर है, यानी इस मास नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलरेडी कम है, तो 235 इटसेल्फ इज अनस्टेबल। और उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप एक और न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हो उसके न्यूक्लियस में, तो ये जो इनस्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके कारण न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। तो ये ईजिली फिजनेबल है। हमें क्या करना है, हमें बस एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करना है बस, बाकी वो अपने आप 2 पार्ट्स में टूट जाएगा और हमें मिलेगी न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ बातें यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए बताई हैं और इसके ऊपर शायद एक आध MCQ पूछा जा सकता है, पता नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मोर देन 15 कंट्रीज़ हैव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर पावर एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। हमारे भारत में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और कितने हैं, 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा जो है ना, एक नाम यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, कुंदनकुलम, तमिलनाडु में है कुंदनकुलम। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने किया है रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। चेन रिएक्शंस देख लो, चेन रिएक्शंस मैंने अभी आपको बताया है उसके बारे में। तो ये जो डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया था, दिस इज़ रिगार्डिंग चेन रिएक्शन, ठीक है। और एक सॉल्ड एग्जांपल है, सॉल्ड एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भी करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, हम खुद सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। हालांकि न्यूमेरिकल्स की लेवल थोड़ी कैलकुलेशंस के हिसाब से हायर है, कैलकुलेशंस आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे इस चैप्टर में भी। तो डरो मत, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे कैलकुलेशंस वाले नहीं आएंगे आपकी एग्ज़ाम में। कुछ न्यूमेरिकल्स सिंपल भी रहेंगे, जैसे मैंने बोला था कि हाफ लाइफ वाला जो पार्ट है उसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल भी है एनीवे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में हमने बस ये देखा कि एक न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में तोड़ना है और वहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने का कारण क्या है, जो प्रोडक्ट्स है इनका टोटल मास जो है दैट इज़ लेस देन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया यूरेनियम 236, और उसकी वजह से जो मास डिफरेंस है दैट मास डिफरेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये यहाँ पे एक प्रोसेस बन रही है। हाँ जी, अब नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना, वो न्यूक्लियर फिजन से थोड़ा सा उल्टा है। फिजन में हम क्या करते हैं, फिजन में हम एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लिया बनाते हैं, एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लिया, और ये न्यूट्रॉन्स अलग से हैं, 2 न्यूक्लिया बनाते हैं। फ्यूजन में हम क्या करने वाले हैं, फ्यूजन में हम 2 न्यूक्लियस के 1 न्यूक्लियस बनाने वाले हैं, और होगा वही, द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ लेस दैन मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर इज़ अ मास डिफरेंस, और ये जो मास डिफरेंस जो है वो कन्वर्ट होगा आपके हीट एनर्जी में। हालांकि फिजन इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन, क्योंकि
फ्यूजन में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्यों पड़ती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही डिस्कशन है। बस ये थोड़ा एडिशनल पार्ट मुझे बताना पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट यानी जहाँ पे कोयला यूज़ होता है, यानी फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, तो इनमें सब में कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट ये है कि आपको पानी गर्म करना है और ये टरबाइन को घुमाना है यूजिंग द स्टीम ऑफ वाटर। तो बस इतना ही है। बाकी हीट जनरेट करने का तरीका अलग है। एक में कोयला सीधा सीधा जलाया जाता है और दूसरे इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी की जाती है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो दैट्स इट फॉर फ्यूजन। और हम फ्यूजन भी देखेंगे। तो फ्यूजन एंड फ्यूजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। तो फ्यूजन अब मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।